नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पूर्व जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचे पूर्व जस्टिस बीएस वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। 2022 में पूर्व जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण संबंधी अपने सुझाव दिए हैं। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु भी मौजूद रहे। यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का 10 फरवरी तक कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार ने 5 फरवरी से विधानसभा का सेशन भी बुला लिया है। ये जानकारी मिली है, यानी कि यूसीसी का रास्ता लगभग साफ हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड अब धरातल पर उतरने वाला है। गुरुवार को सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यालय 10 फरवरी तक के लिए बढ़ाया और शुक्रवार को बजट सेशन बुलाने से पहले ही 5 फरवरी से विधानसभा का सेशन भी बुला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने बयानों में इसका संकेत दे चुके थे। सूत्रों की माने तो ड्राफ्टिंग कमेटी 2 फरवरी को सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी और 5 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सेशन में सरकार इसे सदन में रख देगी। लगभग यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उसका संकलन करने के लिए, कुछ अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कुछ समय और उनको चूँकि काम करना है, इसलिए 15 दिन का समय बढ़ाया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है और ड्राफ्ट मिलते ही हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत हो गया है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक सत्र चलेगा। इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है और हम इस सत्र को पूरी तरह से अच्छे से चलाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे। इस सेशन में यूसीसी के अलावा सरकार राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक भी पास कराने जा रही है। ये विधेयक पिछले विधानसभा सेशन में कुछ खामियों के कारण प्रवर समिति को भेज दिया गया था। देखिए 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक विधानसभा सत्र को हमने आहूत किया है और आप जानते हैं कि ये सत्र का हमने सत्रावसान नहीं किया था। ये इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारे सामने 2 बहुत ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने थे। एक यूसीसी को लेके और दूसरा जो हमारे आंदोलनकारी रहे उनके क्षैतिज आरक्षण को लेकर। सरकार ने सितंबर 2023 में स्थगित किए गए विधानसभा सेशन को ही विस्तारित किया है। दूसरी ओर विधानसभा सेशन की घोषणा होते ही यूसीसी सब कमेटी भी शुक्रवार को दिन भर अपने ऑफिस में डटी रहेगी। सूत्रों की माने तो कमेटी ड्राफ्ट को फाइनल टच दे रही है। टिहरी से सौरभ सिंह के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए रुक करते हैं। दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, कह सकते हैं कि अब सिर्फ फाइनल टच दिया जा रहा है, जो ट्रांसलेशन और कुछ और फॉर्मेलिटीज बचती हैं, उसके बाद साफ हो जाएगा यूसीसी का रास्ता और इसके लिए ही विधानसभा सेशन में माना जा रहा है कि इसी बार जो कि यहाँ पर पास कराया जा सकता है बिल। इसके अलावा और क्या ज्यादा जानकारी? क्योंकि बीजेपी के टॉप एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, धारा 370 रही हो या फिर यूसीसी का मुद्दा रहा हो, और अब जाकर ये 2 साल पहले 12 फरवरी 2022 जब चुनाव होने वाला था, 14 फरवरी को वोटिंग थी उत्तराखंड में, उससे ठीक 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की घोषणा की थी कि सरकार अगर यहां पर बनती है, बीजेपी की जो सरकार लौटेगी, वो यहां पर यूसीसी लागू करेगी। और अब ठीक 2 साल 12 फरवरी 2022 और 5 फरवरी 2023 और ये जो 4 दिन का सत्र बुलाया गया, खासतौर पर यही
यही था कि सितंबर में जो सत्र समाप्त नहीं हुआ था, यही उम्मीद थी कि जब भी ड्राफ्ट कंप्लीट होगा सरकार विशेष सत्र बुलाएगी और यहां पर यूसीसी के इस ड्राफ्ट को टेबल किया जाएगा। तो बीजेपी का एक बड़ा एजेंडा, जिस एजेंडे को बीजेपी शुरुआत से लेकर चलती रही है, और उत्तराखंड में वो ड्राफ्ट बनकर अब तैयार हो रहा है, विधानसभा में आएगा और यहां पर यूसीसी लागू होगा। और अगर ये लोकसभा चुनाव से पहले लागू होता है तो पहला राज्य होगा उत्तराखंड देश का जहां पर यूसीसी लागू होने जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। यानी सभी के लिए जो सिविल लॉ है वो सभी के लिए एक जैसे होंगे। तो किस तरह से इसे स्वीकार करेगी यहां की जनता, ये बहुत महत्वपूर्ण देखना होगा। लेकिन हां, सरकार की अपनी तरफ से तैयारी पूरी है। 5 से 8 फरवरी तक का यह सत्र बुलाया गया है। इस 4 दिन के सत्र में यूसीसी का अप्रूवल होता है तो उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लगनी है। तो एक बड़ा मूव यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने जो बात 2022 में कही, तो 2 साल का ये पूरा वक्त यहां पर यूसीसी को कंप्लीट होने में लगा। इस बीच में उनकी गृह मंत्री से मुलाकातें हुई, प्रधानमंत्री से मुलाकातें हुई। तो यानी बीजेपी के चाहे संगठन की हो, सरकार की हो, प्रधानमंत्री की हो, गृह मंत्री की, सभी की नजरें कि यूसीसी जब यहां पर लागू होगा उत्तराखंड में तो उसके किस तरीके से उसका रिएक्शन आता है पब्लिक के बीच से या दूसरे धर्मों के बीच से, समुदायों के बीच से, जातियों के बीच से, क्योंकि इसमें शादी, तलाक, दहेज, आपको किसी बच्चे को गोद लेना है, इसको लेके एक ही लॉ सबके लिए होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला 1 हफ्ता बचा है और सरकार को इसकी पूरी तैयारी करनी है। ड्राफ्ट अब तैयार है, उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है। 2-3 फरवरी को माना जा रहा है कि सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी कमेटी, और फिर 5 फरवरी का इंतजार जो सोमवार का दिन होगा कि उस दिन जो सत्र में यह टेबल किया जाएगा। फिर राजनीति कैसे गर्माती है लोकसभा चुनाव से पहले, यह देखना होगा। शीनम, बिल्कुल दीपांकर, बहुत शुक्रिया विस्तार से आपने जानकारी दी इस खबर पर। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने 117 मॉडर्न मदरसों में रामायण पढ़ाने का फैसला किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मदरसों में रामायण को पढ़ाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि प्रभु श्री राम का चरित्र मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी जाने और उनके किरदार को अपने जीवन में अपनाएं। इसी उद्देश्य के साथ मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और उसके बाद क्या चाहते हैं, उन्हें ना पढ़ाएं तो किसे पढ़ाएं? औरंगजेब को पढ़ाएं। उस औरंगजेब को जिसने अपने बाप को सलाखों के पीछे डाल दिया, उस औरंगजेब को पढ़ाएं जिसने दारा सिक्को अपने सगे भाई की गर्दन उतार दी कि मुझे कैसे सत्ता में मैं पहुंचूं। हम पढ़ाएंगे मोहम्मद साहब को, हम सहाबाओं को पढ़ाएंगे और सहाबाओं के साथ हम श्री राम को पढ़ाएंगे। और वो पढ़ाएंगे जो मैं अपने बच्चों को बनाना चाहता हूं। और क्योंकि श्री राम का वजूद, मुझे लगता है कि श्री राम के बिना देश अधूरा है। और श्री राम पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। श्री राम हमारे भी हैं, हमारे भी हैं राम। और मुझे लगता है कि जब हमारे हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमारे बच्चे पढ़ेंगे। आज देहरादून में दोपहर 2 बजे कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक भी होगी, जिसमें राष्ट्रीय मुद्दों के साथ उत्तराखंड के मुद्दे भी तय होंगे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में उठाएगी। इसके साथ ही आज सुबह 11:30 बजे कांग्रेस के बड़े नेता ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। करण माहरा, यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह, हरीश रावत, गणेश गोदियाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। हम रोजगार के लिए पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों की करते हैं तो सबसे पहला तो बेरोजगारी मुद्दा है। आर्थिकी हमारी कमजोर हुई है। पहली बार जो है 31 भी 40% भी ऑक्यूपेंसी हमारे पर्यटन क्षेत्र के लोगों में, व्यवसायियों को नहीं मिली है, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो हमारा मुद्दा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार तय करने के लिए पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई। स्टेट इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स के साथ कमेटी ने दावेदारों से भी मुलाकात की। मीटिंग में कमेटी के चेयरमैन भक्त चरण दास, करण माहरा, यशपाल आर्या, हरीश रावत, गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। चेयरमैन भक्त चरण दास ने कहा कि सभी सीटों पर दावेदारों के नामों पर पहले स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा होगी, उसके बाद ये नाम सीईसी में जाएंगे और इस पूरे काम में 15 फरवरी तक का वक्त लगेगा। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि महिला, युवा सभी दावेदारी कर रहे हैं, इससे उत्साह दिख रहा है। कमेटी में उसको डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर वन सीट जो इनानिमिटी होता है वो सारे सीट क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी से ऊपर हम सीईसी को भेज देंगे क्लेरिफिकेशन के लिए। और जो कुछ बचेगा, जहां 2 नाम 3 नाम रहेगा, तो वो चर्चा होगा सीईसी में, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में। दावेदार हो रहे हैं उससे एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस के पक्ष में
लोग समझते हैं कि वो जीतने की संभावनाएं बन सकती हैं और युवा और महिलाओं को आगे आना चाहिए और कोशिश करेंगे लोग सब मिल करके जो है। कल की पीठ के पीठाधीश्वर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इंडी गठबंधन को पीएम मोदी के चेहरे की टक्कर के लिए कोई विश्वसनीय चेहरा देना होगा, क्योंकि बिना दूल्हे की बारात अच्छी नहीं लगती। उन्होंने दावा किया कि प्रियंका गांधी जी वो करिश्माई चेहरा है जो पीएम मोदी के चेहरे के तौर पर पीएम मोदी को दरअसल चेहरे के तौर पर एक टक्कर दे सकती हैं। होना चाहिए। देश की जनता ये पूछ रही है कि आखिर एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ कौन? तो जो भी लोग बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, इंक्लूडिंग आवर पार्टी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के साथ में जितने भी अलायंस हमारे हैं, सहयोगी दल हैं, तो उन्हें एक चेहरा देना चाहिए बिना चेहरे को दिए हुए। और वो चेहरा कैसा हो जो पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सशक्त हो। आज टैक्सी यूनियनों की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है, जहां पर नैनीताल में भी आज टैक्सी की हड़ताल है। इसका असर पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों पर भी पड़ रहा है। सुबह से ही आज टैक्सी बंद है। टैक्सी यूनियन फिटनेस को निजी हाथों में देने का विरोध कर रहे हैं और टैक्सी कारोबारी की माने तो फिटनेस के नाम पर खूब पैसा लिया जा रहा है, जिससे वो काफी परेशान है। आपको बता दें कि टैक्सी यूनियन ने इस हड़ताल का ऐलान वीकेंड के दौरान किया है। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, जरा दिखाइए कि वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि टैक्सी चालकों की तरफ से, टैक्सी कारोबारियों की ओर से हड़ताल का ऐलान किया गया है। तो ऐसे में क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं कि पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को समस्या आ रही है? देखिए, जो टैक्सी यूनियन है उसने कॉल पिछले 3 दिन पहले कर दी गई थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि आज के दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर टैक्सी यूनियन चले गए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से फिटनेस पर वो लगातार 10,000 तक की रकम वसूली जा रही है और निजी हाथों में फिटनेस का कारोबार दे दिया गया है, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। सुबह से ही नैनीताल में असर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो टैक्सियां हैं उनको रोका जा रहा है, जो टैक्सी चला रहे हैं उनको अपील की जा रही है कि आज नहीं है। पर्यटकों को खास तौर पर इसका असर झेलना पड़ सकता है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो लगातार नैनीताल में जो टैक्सी पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप आज हड़ताल है तो आज आप नहीं जा सकते हैं। और इसी तरीके का माहौल सुबह से लगातार 6 बजे से बना हुआ है। कुछ कारोबारी भी हमारे साथ हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से जो टैक्सी का कारोबार हुआ है, उस जो फिटनेस किया गया है उस पर असर पड़ा है। सर, किस तरह का असर है, क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग यही है, जो ये निजी सेंटर में दे दिया गया है फिटनेस का, इसमें बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादा इसमें वसूली करी जा रही है। रसीद 800-850 की दे रहे हैं और 8-10 हजार जैसा जिससे हो रहा है वैसा मनमर्जी से पैसा लिया जा रहा है। क्या कॉल की गई है अध्यक्ष जी आज? हमारा यह है कि जब तक ये फिटनेस के पैसे जो मनमर्जी आईटी वाले ले रहे हैं, इसको प्राइवेट सेक्टर में दिया गया है, गाड़ी वालों का शोषण हो रहा है, इससे सारी मार गाड़ी वालों के ऊपर है। जब तक हमारा ये फिटनेस का पैसा डिसाइड नहीं होगा तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। एक चीज है कि आज जो वीकेंड का दिन चुना है आप लोगों ने, टूरिस्ट काफी ज्यादा है आज, तो क्यों इस दिन को चुना? इसलिए सुना गया है कि लोगों को पता तो चले कि वहाँ आईटी ऑफिस में वहाँ जो निजी फिटनेस कर रहे हैं 800, 850, 1000 की रसीद दे रहे हैं और मनमानी रेट ले रहे हैं और अंदर गाड़ी वाले को जाने नहीं दे रहे ऑनर को। कब तक हड़ताल रहेगी है? ये मांग जब तक हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। तो देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो इनकी हड़ताल है वो जारी है और इनकी डिमांड यही है कि जो जिस तरह से फिटनेस का पैसा बढ़ा दिया गया है और जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। हालांकि टूरिस्ट पर भी इसका असर पड़ रहा है। सरकार से यही डिमांड है कि जो फिटनेस का काम है वो वापस सरकारी हाथों में दिया जाए। जो 1800 या प्रशासन का क्या रुख रहता है इस पर। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र बिष्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आज भी शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल हो चुका है और आज भी 40% स्टूडेंट्स को लंबाई चौड़ाई का माप तो छोड़िए, घड़ी देखने तक नहीं आती है। देखिए, करीब
6 साल पहले शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों की खस्ताहाल अंग्रेजी को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया था कि टीचर्स और स्टूडेंट्स अंग्रेजी में ही संवाद करेंगे। बकायदा शनिवार को तो छात्रों को अंग्रेजी में ही बात करनी थी, लेकिन शिक्षा विभाग की इस योजना को लेकर हाल ही में जारी हुई सालाना रिपोर्ट में पलीता लग गया। बता दें कि सर्वे में ज्यादातर सरकारी स्कूलों को लिया गया था और उत्तराखंड में 4000 के करीब सेकेंडरी स्कूल्स हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जहाँ पर जो कमियां हैं उनको हम लोग सुधार रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं, और कोई भी कमी है तो उसको दूर किया जाएगा। यहाँ अंग्रेजी तो छोड़िए, 14 से 18 साल का 40% छात्र सामान्य अंग्रेजी भी नहीं बोल पा रहा था। मापतौल मापना तो 14 से 16 आयु वर्ग के 40% बच्चों, वहीं 17 से 18 साल के छात्रों का हाल तो और भी बुरा है। सिर्फ 38% स्टूडेंट्स ही घड़ी पर चल रहे सही समय को बता पाते हैं। देखिए, अभी आपको पूरा हमें भी देखना होगा एसआर की रिपोर्ट। एसआर की रिपोर्ट केवल सरकारी स्कूलों को लेकर के ही नहीं होती है, वो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल संयुक्त रूप से जो है वो रिपोर्ट आती हैं। लेकिन ये निश्चित बात है कि सरकारी स्कूलों में जो संसाधन होते हैं वो उनकी एक सीमा होती है। शिक्षा के स्तर की बात ही बेमानी लगती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी ओनियाल की रिपोर्ट। डोईवाला शुगर मिल गोलीकांड में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद पुलिस ने आरोपी सुरक्षा गार्ड सुभाष वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि शुगर मिल की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई। डोईवाला शुगर मिल में गणतंत्र दिवस पर हुए कार्यक्रम में गार्ड की बंदूक से चली गोली अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह को लग गई। हैरानी की बात यह है कि गोली लगने की जानकारी डीपी सिंह ने किसी को नहीं दी और दर्द को छिपाकर संविधान की परंपरा को निभाते हुए गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को पहले संपन्न कराया। घायल अवस्था में उन्होंने झंडारोहण भी किया, लेकिन फिर कार्यक्रम के बाद मामला सामने आते ही शुगर मिल में हड़कंप मच गया और आरोपी सुरक्षा गार्ड सुभाष वर्मा को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण से पूर्व हमारे सुरक्षाकर्मी के द्वारा गोली चल गई थी, जिसे मैं भी आहत हुआ हूं और कतिपय और लोगों को छर्रे लगे हुए हैं। उस घटना के उपरांत भी क्योंकि ध्वजारोहण का समय था तो मेरे द्वारा निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय गान गाया गया एवं संविधान को जो अंगीकार किया गया था उसके बाबत जो है सभी लोगों से शपथ कराई गई। तत्परांत मैं स्वयं अपने मेडिकल के लिए चला गया था। अल्मोड़ा पुलिस ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एक युवती ने पूर्व अध्यक्ष पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पिछले 2 माह से पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकाम हुई थी। पिथौरागढ़ से नियमित हवाई सेवा का दावा एक बार फिर कोरा साबित हो गया है। पहले 26 जनवरी से नियमित हवाई सेवा शुरू करने का भरोसा दिलाया गया था, बावजूद इसके हवाई सेवा शुरू करने का दावा पूरी तरह हवाई साबित हुआ। बीते 3 सालों में नैनी सैनी एयरपोर्ट से प्लेन उड़ाने के कई बार दावे किए गए, लेकिन अभी तक हर दावा पुराने दावे की तर्ज पर ही धाराशाही भी हो रहा है। 3 सालों से बंद पड़ी हवाई सेवा को क्षेत्रीय विधायक के आंदोलन के बाद 26 जनवरी से शुरू करने का दावा किया गया था। दावे को हकीकत में बदलने के लिए 2 बार ट्रायल लैंडिंग भी कराई गई। बावजूद इसके नतीजा 0 ही रहा। हालात तो ये है कि कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर पिथौरागढ़ की हवाई सेवा शुरू कब होगी। ये बात अलग है कि विपक्ष को इस मुद्दे ने राजनीति करने का एक मौका जरूर दे दिया है। किन्हीं कारणों से ये सरकार जहाज नहीं उड़ा पाती है तो इनके खिलाफ हम पुनः जनपद में आंदोलन शुरू करेंगे
और इस आंदोलन को गांव-गांव जाकर सरकार के खिलाफत, इसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफत प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। नैनी सैनी एयरपोर्ट से फ्लाइंग विंग एयरलाइंस को प्लेन उड़ाने का जिम्मा दिया गया है। महीनों पहले दावा किया गया था कि फ्लाइंग विंग एयरलाइंस से 19 सीटर प्लेन भी खरीद लिया है। बावजूद इसके पेच कहां फंसा है, किसी को नहीं पता। ये बात अलग है कि क्षेत्रीय सांसद को हर कीमत पर हवाई सेवा शुरू होने का भरोसा है। उन्होंने दावा किया है कि कोहरा छटने के बाद कभी भी प्लेन उड़ सकता है। जो हमारी ये नया क्राफ्ट आया है और इसके जो पायलट है उसके भी हिल आवर जो 100 आवर होने हैं वो पूरे हो चुके हैं, और इसलिए आने वाले समय में जिस दिन विजिबिलिटी का जो एक समस्या है, कुछ दिनों में समस्या का समाधान की तरफ भी हम जाएंगे, मगर मुझे लगता है कि लगभग फ्लाइट हमारी वहाँ लैंड होगी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।